आइए कुछ भारतीयों से भी आपको बता दूं, हमने कल आपसे कहा था कि भारतीयों के ऊपर हमले हो रहे हैं, अब सुन लीजिए। मेरा नाम उपासना गिल है और मैं ये वीडियो प्रॉफ को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करें, जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फिलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है, वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज पहुंचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। लोग अंदर यार, लोग अंदर चले गए हैं, वहाँ पे एक्सपोज हो रहा है। लीजिए साहब, वीडियो भी आ गया। हैरानी की बात यह, जब सारे पत्रकारों को पता था कि यहाँ का मामला ठीक नहीं, तो वहाँ क्या के लिए गए आप, क्या करने गए थे? और एक नहीं है सर, लाइन लगी हुई, लाइन है ना। पहले जाएंगे, फंस जाएंगे, कोई घूमने जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, उसके बाद इनको चाहिए सरकार इनके लिए मदद करे। मयूर पाटिल, हम लोग मुंबई से। हाँ, हम लोग पशुपतिनाथ के दर्शन और नेपाल घूमने के लिए आए थे, पोखरा वगैरह। क्या हुआ आप आए थे, कब आए थे? हम लोग 8 सितंबर को आए फ्लाइट से। हमने पशुपतिनाथ का दर्शन किया, उसके बाद कल से यहाँ पे जो आंदोलन चालू है उसमें हम लोग पूरी तरह फंस चुके हैं। तो आप कहाँ हैं और आपकी वापसी कैसे होगा? अभी हमारी वापसी कैसे होगी? हमने इंडियन असेंबली में फोन किया था, वो बोले कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे सेफ जगह रुक जाइए, आगे जो होगा हम लोग आपको बताएंगे। कितने दिन का टूर प्लान करते हैं? हमारा टोटल 8 दिन का टूर प्लान था। जैसे कि मुक्तिनाथ हो गया, पोखरा नेपाल के जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है, हम लोग टोटल 15 फ्रेंड्स लोग हैं हमारे। तो जैसे कश्मीर में लगे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम देखते हैं? घूमना फिरना यहाँ पे अभी मुश्किल हो रहा है और अभी खाने को भी कुछ मिल नहीं पा रहा है, ऐसा हो रहा है। कमाल है। इंडियन एम्बेसी से इनको मदद चाहिए। क्या आपको पता नहीं था कि क्या होने वाला वहाँ पर? सबको पता था, तो आपको क्यों नहीं पता? आपको भी पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो आप इतने बुद्धू क्यों, बिना देखे भाले क्यों गए? बहुत सारी बातें हैं सर। हरीश जी धन्यवाद, ठीक है ना। आपको देखनी होंगी, समझनी होंगी। ऐसे आंख बंद करके कहीं आप जाएंगे तो ऐसे ही फंसते रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। इसलिए फंसिए मत, क्लियर है ना। सोच समझ के जाइए, जहाँ जाना है। घूमने फिरने जा रहे हैं तो विचार करके जाइए, हम जहाँ जा रहे हैं फंसेंगे तो नहीं, वहाँ की सिचुएशन सही है। तिरंजी कहते लगता है कि सेना के आदमी पब्लिक को लीड कर रहे हैं, वो भी है, ऐसा भी है, और भी बहुत कुछ है। लिंक्स कह रहे हैं, जय श्री राम गुरुजी, नेपाल में सो कॉल्ड जेनजी ने VPN, DNS और वाइबर और डिस्कॉर्ड यूज़ किया, मालूम है? डिस्कॉर्ड पर ब्रॉडकास्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं, प्लीज़ इनटू दीज एप्स। बिल्कुल। तो ये तो बात लगभग पता थी सबको कैसा हो सकता है। फिर आखिर ये लोग घूमने क्यों चले गए? ऐसा क्या हो रहा था भाई कि आपको इतना घूमने की पड़ी थी? गजब के लोग हैं, क्या कहें। खैर, तो सोचिए कितना आसान है एक देश को हिला कर रख देना। बाएं हाथ का खेल है सर, सिर्फ कुछ हज़ार लोगों की ज़रूरत है और खेल ख़त्म, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, जिस कमेंट में उन्होंने लिखा है कि आपने कुछ समय पहले बताया था नेपाल का ध्यान रखना। 6 महीने हो गए सर जब मैंने बताया, है ना। लगभग 6 महीने से मैं इस बात को बोल रहा था कि नेपाल आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। नेपाल पर ध्यान रखना चाहिए भारत को, है ना। अच्छी बात है, आपको याद है अंशुल जी, बहुत अच्छी बात है ना। किस किस को और याद है पता नहीं, पर एक कमेंट तो आया जिनको याद है। करप्शन हैपेंस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, 20% पॉपुलेशन विल डू द वर्क इन भारत बिकॉज गवर्नमेंट इज अपीजिंग देम 24/7। रॉबिन जी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, भारत में 0.5 से ज़्यादा जनता की ज़रूरत नहीं है इस काम को करने के लिए, है ना। 0.5% जनता बहुत है, 140 करोड़ की आबादी है, 0.5 लगा लीजिए कितना होता है। 70 लाख लोग होते हैं, इतनी तो आपकी सेना भी नहीं है ना। भारत बड़ा है तो यहाँ उतना ही कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, बराबर। तो काफ़ी पहले से समझ में आ रहा था नेपाल का, काफ़ी पहले से कुछ लोग एक्टिव हो गए थे, वो चीज़ें दिख रही थी। और हमने कल भी आपसे कहा था कि भारतीयों पर हमले हो रहे हैं, लोग मान नहीं रहे थे। आइए देखें ज़रा, ये वो अपने दर्शकों को देनी जरूरी है। भारतीय पत्रकार जो नेपाल में कवरेज कर रहे हैं, खबर उनको लेकर इस वक्त आ रही है कि भारतीय पत्रकार पर भी हमला हुआ है। भारतीय पत्रकार और कैमरामैन घायल हुए हैं। काठमांडू में लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे और इन्हें लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चिंताजनक खबर, जहां पर हमले की बात है। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त और जानकारी से जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या डिटेल्स है इस पर, कैसी स्थिति है, ठीक है?
देखिए, नेपाल से बड़ी खबर है। बहुत सारे मीडिया संस्थानों से लोग इस पूरे घटनाक्रम को कवर करने गए हैं और उसी दौरान जब नेपाल की संसद में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो संसद में आग लगाने जा रहे थे, उसी वक्त एक बड़े भारतीय संस्थान के पत्रकार और जो कैमरा पर्सन है वो अंदर था, कवरेज कर रहा था और उसी दौरान वहां पर उनके साथ में बुरी तरह मारपीट हुई है, जिसमें जो कैमरा पर्सन है और जो रिपोर्टर है दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए हैं। इंडियन एम्बेसी ने दोनों ही पत्रकारों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एक और बड़े संस्थान से पत्रकार हैं, वो जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल को आग के हवाले कर दिया गया है और होटल में जो उनका सामान रखा था, कपड़े रखे थे, पासपोर्ट रखा था, वो सारा जलकर खाक हो गया है। इसके साथ ही एक लोकल पत्रकार पर भी बुरी तरह हमला किया गया है और वो भी बुरी तरह घायल हुआ है। तो वहां पर न सिर्फ जो सरकारी अधिकारी हैं या जो पुलिस के लोग हैं, जो नेता हैं, क्योंकि पत्रकारों को भी कुछ मामलों में टारगेट किया जा रहा है और 2 पत्रकारों के घायल होने की जानकारी मिली है जो कि भारतीय पत्रकार हैं और ये पूरा जो घटनाक्रम है इसको कवर करने गए थे। जी जी, शुक्रिया मुकेश, इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन देखिए तो साहब पत्रकार भी पिट गए, दर्दनानंद भारतीय पत्रकार, कैमरे भी छिन गए, पिटाई भी हुई तबीयत से। गलत तो नहीं बताता कल मैंने आपको? कल हमारे पास में सबूत नहीं थे, आज सबूत आ गए, हमने सबूत दिखा दिए। सबूत आने में थोड़ा समय लग जाता है, खबर पहले आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, ये बड़ा बेहतरीन कमेंट आया है किसी का। मंजू अरोड़ा जी हैं, कहते हैं बीजेपी के नेता सबसे ज़्यादा करप्ट हैं। तो फिर तो वो लोग जमानत पे बाहर होंगे, बड़ी पार्टी के अगले बच्चे की तरह, बारबाला की तरह से। हैं, जमानत पे बाहर हैं, प्राइमा फेसी एक्यूज्ड हैं, तब जमानत मिली है, रो पीट के जज साहब के सामने। जेल जाएंगे अभी, उसमें तैयारी है जेल की, है ना। अदालत से होगी सजा, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं। लोग पूछते क्यों नहीं हो जाती, इसलिए नहीं हो जाती। देख रहे हो आप, मौका चाहिए ना तख्ता पलट करने का। आइए अब ज़रा देखते हैं जो सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे जो इतनी प्लान्ड वे में जो हुआ है, इसके पीछे एक और प्लान। नोटिस फ्रॉम जेनजी टू एवरीवन, वी हैव ऑफिशियली स्टॉप प्रोटेस्ट, पीपल मिसयूज टुडेज डे, दे लूटेड एवरीथिंग, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, हिस्ट्री विल ब्लेम द जेनजी इफ वी डोंट सॉल्व दिस, टुमारो इज क्लीनिंग कैंपेन। क्लीनिंग कैंपेन भी चला दिया भाई साहब इन लोगों ने, देखें जरा। अरे गजब, शाबाश समझिए क्या गजब का कमाल है। इतनी तोड़फोड़ के बाद में ये 4 लोग बोरा लेके, प्लास्टिक की पन्नी लेके आ गए, 4 कागज उठाकर रख लिए और फोटोग्राफी हो गई साहब कि देखो जेनजी तो कितने अच्छे हैं, ये तो नेपाल के साथ है। पूरा नैरेटिव एकदम बढ़िया तरह से चलाया जा रहा है, चकाचक। कुछ लोग नैरेटिव चलाने में बहुत माहिर हैं। सिर्फ इतना नहीं, एक पॉलिटिशियन थे, उनकी पत्नी जो है वो मेडिकल कंडीशन में उनको लकवा मारा हुआ था, वो नहीं भाग पाई तो वो भाग गए। तो बाकायदा ये बताया जा रहा है, ये भी वीडियो वायरल किया जा रहा है। अरे साहब देखो जेनजी ने, यहाँ जेनजी तो कोई नहीं दिख रहा हमको, ये तो सब बुड्ढे टुड्ढे दिख रहे हैं। तो ये मदद कर रहे हैं। अच्छा, मदद करने में तो कम से कम चेहरे आ गए हैं। तो साहब देखो कितनी मदद कर रहे हैं और आप लोग जो है, आप लोग बदनाम कर रहे हो जेनजी को, जेनजी ने दंगे करे, फलान किया, ढिकान किया। इमेज भी तो सारा अच्छी करनी है। क्या बताया हमने, ठीक वैसा ही जैसा बांग्लादेश में हुआ। पहले इन लोगों को छोड़ दो, कैदियों को छोड़ दो, फिर अपनी इमेज चमकाओ। जो कल तक आतंकवादी था सीरिया में, उसके बाद में उसको राष्ट्रपति बना दिया, हाथ मिला के उसके साथ में। जेनजी पे फॉर दमेजेस प्रॉपर्टीज एंड बिल्डिंग्स, कोई पेमेंट नहीं होने वाला सर। पेमेंट हो जाएगा तो फिर पूरा नैरेटिव ही खराब हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद में ये सारा तो हो गया, अब शांति हो गई। अब वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनानी, तो किसकी गवर्नमेंट बनाई इंटरिम? फॉर्मर चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की, उनको नेपाल का इंटरिम सत्ताधीश बनाने का प्रयास हो रहा है। नैतिकताको रूपमा राजीनामा दिएर मात्रै हुँदैन, यो हत्याको जिम्मा लिएर कटघरामा उभिनु उनीहरूलाई आम हत्याको रूपमा लिन्छु म। यसलाई आम हत्या हो, यो म्यासेकर हो, न हिटलरले गर्यो न राणाले गरे, त्यो हत्याको रूपमा छ। यो हत्या सिधै हत्या। विद्यार्थीसँग हतियार त देखिएन, हतियार बोकेका थिएन, कुनै तरिकाबाट उनीहरूलाई सम्झाउन सकिन्थ्यो। एकैचोटि बुलेट हान्ने काम भयो, गोली हान्ने काम भयो, उनलाई गोली हालेर मार्ने काम भयो, दनी गोली हालेर। के त यो छाती त कसरी सक्छ होला? के त्यो बच्चा एउटा बच्ची, त्यो 16 वर्षको केटी, त्यो मरेको डेड बडी, होइन त्यसको आशा, त्यसका बाबुआमाका आशा, भन्नुहोस् त ती आमाहरूलाई आज के भइरहेको होला? तिनले जीवन सम्पत्ति परिश्रम बिहानदेखि बेलुकासँग आमाले भात पकाएर मेहनत गरेर 2 पैसा साँचेर पढाएको बच्चाहरूको हालत हेर्नुहोस् त। तिनको बच्चा मरेको, तिनको बच्चा त कहाँसम्म दिँदैन। देशका कर्णधार युवाहरू गुमाउनु परेको छ, देश भाग्यको अवस्थामा पुगेको छ। यसरी नै देश अगाडि बढ्ने हो भने कतातिर जाला हाम्रो देश? कतै जाँदैन। दिमाग राम्रा भएका, जो मान्छे लखेटिएका छन् विदेशमा काम गर्न नपाएर, मुलुकप्रति सोच भएका मान्छेहरूलाई सरकारमा राख्नुपर्छ, युवा लिएर आउनुपर्छ, त्यसपछि देश बन्छ। तिनीहरूले गर्छन्, तिनका दिमागले हुँदैन। यिनीहरू आउट अफ डेट, आउट अफ मोडल भइसक्यो। आउट अफ डेट पनि भयो, आउट अफ मोडल पनि भयो। यिनीहरूमा भिजनै छैन। पढे लेखेर पनि पढे लेखेको छैन। कोही पढे लेखेको छ त पढे लेखेको छैन, कोही चाहिँ नपढेको छ त पढेको घुम्न स्वाङ गर्छ, कोही चाहिँ बिजी छ। अनि त्यसको नेताबाट कसरी सक्छ? हिजो भर्खर हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि पायौँ रमेशले। इनका नंबर लग गया साहब, कहते बच्चों के हाथ में हथियार दे दिया, फलान ढिकान, पूर्व चीफ जस्टिस। अच्छा, मतलब कोर्ट में आ गई कहानी। कमान धीरे से कोर्ट के हाथ में आ जाती। कोर्ट कौन है, मैं अब तक ये नहीं समझ पाया। कोर्ट को सर्वोपरि बनाने वाले लोग कौन है? चेचक अंकल एंड कंपनी। कोर्ट कौन है? नौकर है कोर्ट।
जैसे एक सामान्य नौकर होता है, बाबू होता है, वैसे कोर्ट भी बाबू है। वो कानून का बाबू है, इससे ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस भी कानून का बाबू है, इससे ऊपर क्या है ना? आप सिविल में जाते हैं तो सिविल का बाबू होता है, ये कानून का बाबू है। लेकिन हर जगह ऐसा बता दिया सब सुप्रीम कोर्ट जो है, कोर्ट सबसे ऊपर है। कोर्ट और कहते भी हैं वी आर द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, कस्टोडियंस ऑफ डेमोक्रेसी। यू आर नॉट, यू आर मेयरली इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। औकात में इनको एक्चुअली कोई औकात बताने वाला नहीं मिल रहा। खैर, इनके विचार जान लें, भारत के प्रति इनके विचार कैसे हैं उसको जान लें जरा। नहीं है बहुत दिनों से, भारत से हम लोगों का रिश्ता आज नहीं है, बहुत दिनों से। और गवर्नमेंट क्या है नेपाल का और नेपाल की गवर्नमेंट से क्या रिश्ता है वो अलग बात है, लेकिन नेपाल की जनता और भारत की जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं, जिनको कुछ हुआ तो उनको आंखों में आंसू आती है जी। हमें इतना हमारा सद्भाव है, प्रेम है, वो लोग बहुत हम लोग को मानते हैं, प्यार करते हैं, ये हम जानते हैं। हमारे और भारत के बीच में, जनता के बीच में अच्छा संबंध है, हम जानते हैं। और एक तो ये है, इंडिया ने, भारत ने सभी समय पर नेपाल को सहयोग किया है, मदद किया है। अब ये बीच बीच में हम लोग बहुत नजदीक आए तो एक कहावत है, जब बहुत किचन में वो बर्तन बहुत एक साथ होता है, उसके बीच में कुछ आवाज निकलता है, वही ये होता है। जब हम एक घर में रहते हैं या तो पास में रहते हैं जी जी। अब आपको मेरी आवाज की आवाज भी कैन लिसन। तो साहब कहते हैं भारत से हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनका नाम चलाया था किसने? बालेन ने। और जैसे ये वाली बात आई, आइए फिर क्या हुआ? इंटरिम गवर्नमेंट, आर्मी HQ आउटसाइड क्राउडेड, यूथ डिमांडेड इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय हरका साम्पांग और बालेन शाह रिजेक्ट सुशीला कार्की। बालेन शाह ने सबसे पहले इनका नाम आगे कर दिया, बोले आप बनो। और फिर पीछे से जो है विरोध करवा दिया कि नहीं, इनको नहीं बनने देना है, बालेन शाही बनेगा। इसे बोलते हैं पॉलिटिक्स, टॉप क्लास पॉलिटिक्स। ऐसा ही बांग्लादेश में भी किया गया था, पहले किसी और का नाम, फिर किसी और का नाम, फिर किसी, कोई नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है हम बन जाते हैं। तो चोर बन गया वहाँ का चोर, इंटरिम गवर्नमेंट का मालिक बन गया चोर, जिसके ऊपर चोरी का आरोप है, गबन का आरोप है। और फिर बांग्लादेश में फिर हुआ क्या? बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी में क्या डिमांड हो रही देखिए। ये सारे स्टूडेंट्स हिजाब की मांग कर रहे हैं, हिजाब चाहिए। ये भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ही आए हैं सारे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट से सत्ता बदल गई, अब इनको हिजाब चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर भी यही होने वाला है, रुकिए तो सही। अब जरा देखें, भारत में कुछ लोग दाल गड़ाए बैठे हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य कहती हैं, ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। किसके लिए कह रही है? नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो भारत में जो वित्त मंत्री साड़ी पहनती हैं, तो कह रही हैं ऐसे ही सोचने में आया साड़ी पहनकर दौड़ने में मुश्किल होगी। अच्छा चलो, मतलब पटकथा लिखी दी गई है, तैयारी है सबकी। IP सिंह कहते हैं नेपाल टुमारो, नेपाल टुडे इंडिया टुमारो। ऐसी स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छा, आज निकल गया इसके मुंह से, गालीबाज दो कौड़ी का गुंडा। हंसराज मीना कहते हैं मोदी सरकार ने मेरा ट्वीट अकाउंट 3 बार बैन किया, 18 में, 21 में, 24 में। नेपाल का दर्द मुझसे बेहतर कौन समझेगा? डरा नहीं हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा। अर्पित शर्मा है कोई, अपने आप को अर्पित शर्मा लिखते हैं, नेपाल के यूथ ने कर दिया, इंडिया की बारी है, जय हिंद। राना यूब कहते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नाउ नेपाल, इफ वी वरंट ड्रिवन बाय हुबरीज वी वुड लर्न लेसन फ्रॉम आवर नेबर्स। शाबाश, सब तैयार है कि बस भारत में होना चाहिए। अब राना यूब का तो दर्द समझ में आता, बाकी सब तो पेड़ वाले हैं। राना यूब क्यों? ईडी राना यूब मेड FD पुट 2.7 करोड़ चैरिटी फंड टू ओन यूज। ईडी का केस तो कहीं ना कहीं तो खुंदक निकालनी थी, तो निकल गई, यहाँ निकल रही है। अब सब दाल गड़ाए बैठे हैं, भारत में कब ऐसा हो। नाउ जेन वाई पापा जेन जी कम आउट टू प्रोटेस्ट लेटर, अभी मालूम चलेगी सर। और भी लोग हैं, संजय राउत जी नेपाल क्राइसिस पे, बांग्लादेश क्राइसिस पे, श्रीलंका क्राइसिस पे, वेरी गुड। और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक। देखिए, लंका की जो परिस्थिति है तो बहुत ही चिंताजनक है। हिंदुस्तान उस राह पर है, उस मोड़ पर है, हमको अभी संभालना होगा, नहीं तो लंका से भी वर्ष पोजीशन हमारी देश की हो सकती है। तो अब मैं देख, बांग्लादेश जैसी पोजीशन हो सकती है, लंका जैसी हो सकती है, और लेटेस्ट नेपाल। यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरे शाबाश,
संजय राउत जी देश के अंदर चाहते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। ठीक है ना। आइए अब कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के एमएलए साहब हैं शकील अहमद खान, उनसे सवाल पूछा गया यदि ऐसा भारत में हो जाए जैसा नेपाल में हो रहा तो उस नेपाल के बारे में क्या कहना, सुनिए। नेता के तौर पर आप लोग कैसे देखते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई है और युवाओं की बगावत हुई है सरकार के खिलाफ? ये बात तो सर्वमान्य है कि किसी भी पड़ोसी देश, खासतौर पर नेपाल के संदर्भ में शांति बहाल है, इसकी इच्छा सब लोग करते हैं और सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्टर की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है कि शांति बहाल हो, इसकी हम कामना करते हैं जितने जल्द हो सके उसके जितने भी ये। दूसरा यहाँ भी लागू मतलब ये है कि आक्रोश बढ़ता है ना, आक्रोश के रूप अलग अलग हो सकते हैं और ये आक्रोश जनता की चुनी हुई सरकार चोरी के माध्यम से आएगी तो आक्रोश बढ़ेगा, आक्रोश अलग अलग हो सकता है। बिहार के नेता के तो भारत में भी जो है माहौल गर्म किया जा रहा है, किन किन प्रकार कैसे भी करके सत्ता परिवर्तन करना भाई, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। अच्छा पावर गेम्स कर रहे हैं त्राहिमाम, मेरे कमेंट ब्लॉक ही नहीं, आपका कमेंट आ रहा है, कोई ब्लॉक नहीं है ना। और किसी भी जाति के कितने भी अनलिमिटेड अलाउड नहीं है, सबका वही है जो आपके साथ है, अलग अलग नहीं होते सर सेटिंग है ना। अभी अर्ली किर्क हैज़ बीन किल्ड, अच्छा गजब बात है। तो कुल मिलाकर जो है भारत में ऐसा हो पाएगा, किसके दम पर ये लोग बोल रहे हैं, ये कितने खुश क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग तो हैं जिनके दम पर बोल रहे हैं। की जमीन है, मुसलमान रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू, मुसलमान के क्षेत्र में मुसलमान रहेगा। हाँ मुसलमान रहेगा क्षेत्र में, हिंदू नहीं रहने का, बस सिर्फ मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा, बस सिर्फ अपने इलाके में रहेगा हिंदू। इलाका क्या होता है? इलाका होता है जो अपनी कॉलोनी में रहता है, सिर्फ अपनी कॉलोनी में। हमारे मुसलमान एरिया में लगेगा, बस सिर्फ हिंदू नहीं आना चाहिए, हिंदू नहीं आने का। जो योगी हो मोदी हो, जब से इन्होंने सबसे सरकार आई ना, सबसे मुसलमान को परेशान कर रखा है। चाहे प्रधानमंत्री, जिसके पास अल्लाह की पावर है, दुनिया में सब कुछ है, मेरे पास अल्लाह की पावर है, बस ऐसी दुआ करूंगा जैसे अल्लाह ताला ने आमिर को तबाह करा ना। हम अपने अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह में। मैं जितना अपने माँ बाप की खिदमत करा ना, अल्लाह ताला में जन्नत में जाऊंगा सीधा। रोक लगा कि यहाँ से धर्म विशेष के लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जमीन जो हाजी सरकों जिनका मैं नमाता हूँ, कमांडो सेना हमारे पर चलती है, सरकार के ऊपर चलती है। कहीं भी चले हिंदुस्तान में, कहीं भी बाहर चले जाओ, हमारी जमीन मात लगे, इंग्लैंड लंदन अमेरिका इंग्लैंड, हमारी जमीन मात लगे, हम यहाँ पर। अच्छा इनके दम पर हो रही सारी कहानी, चलिए ठीक है। कुछ और लोग भी हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं, अलग अलग समय के वीडियो हैं, सुनिए। मोदी और अमित शाह, ये तो कुत्ता बिल्ली की लड़ाई नहीं, याद रख तू तो शेरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर शेर भूखा हो जाए तो तुझे निकल भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। शराफत से रहो वरना बहुत पछताओगे तुम भी, शराफत से रहो वरना बहुत पछताओगे तुम भी। परेशान हम अगर होंगे सुकून ना पाओगे तुम भी। मुखालिफ लाख हो जाए जो हम मैदान में आ जाए, किसी से डर नहीं सकते। मोदी और अमित शाह, तुम लोग ख्वाब में भी मत सोचना कि हम मुसलमान इस हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे। ये एनआरसी, एनटीआर, सीएए और एबीसीडी से लेकर जेड तक जो भी बिल पास कर ले, लेकिन हम मुसलमान इस हिंदुस्तान से निकलने वाले नहीं, क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारा हिंदुस्तान है और हमारे बाप दादाओं का खून पसीना इस मिट्टी में मिला हुआ है। वो जिनसे हो नहीं पाती है सरहद की निगहबानी, हमारे मुल्क में वो चाहते हैं अपनी मनमानी। ऐ झूठे मक्कार मोदी और अमित शाह, तुम लोग इस सत्ता की कुर्सी के लायक नहीं कि चाय बनाने का काम करो, क्योंकि इसी के लिए लायक हो। ये तो ऐसा बेवकूफ प्रधानमंत्री है कि वो हम लोगों के पास पैन कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक के पासपोर्ट भी रहने के बावजूद वो हमसे सवाल करता है कि क्या तुम इस देश के सिटीजन हो या नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को तो सिर्फ ये कहना आता है कि मेरे भाइयों बहनों स्वच्छ भारत बनाऊंगा या मेक इन इंडिया करूंगा या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है। मैं कहती हूँ कि जब इन लोगों के हाथों से बेटी बचेगी तभी तो पड़ेगी। जैसे आसिफा का उन्नाव केसेस वगैरह जैसे अनगिनत जुल्मात हुए हैं। एक पीएम की जिम्मेदारी ये है वो कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को उसको छोड़कर गोलवालकर के आइडियोलॉजी को और हिटलर के स्ट्रैटेजी को अपना रहा है और हिंदुत्व को हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो बचपन से यही सिखाया जा रहा है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होनी चाहिए। लेकिन हमारा पीएम तो आरएसएस के आइडियोलॉजी के मुताबिक चलने वाला है, तो उसे क्या पता चलेगा कि डेमोक्रेसी क्या है। लेकिन आज हम मुसलमानों को चाहिए कि हम तमाम लोग आरएसएस के आइडियोलॉजी के खिलाफ मरते दम तक डट के मुकाबला करते हैं और करते ही रहेंगे। आखिर मैं एक शेर के जरिए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। कमी आई ना आएगी हम सबके ईमान में, हुकूमत खुद ब खुद उठ जाएगी ईमान के तूफान में। ये भारत देश है अपना, इसे फिर से सजाएंगे। इसे सोने की चिड़िया देखना फिर से बनाएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, याद रखना कि डूबा हुआ सूरज एक ना एक दिन तुलू होकर ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई गजब है।
इस तरह से भड़काया जाता है मुसलमानों को कि मुसलमानों जब से आए हैं मुसलमान बहुत मुश्किल में हैं, उनका जीना हराम कर दिया है। ये भड़काया जा रहा है नहीं, तरह तरह से भड़काया जा रहा है। कश्मीर में देखें क्या चल रहा है। तो साहब पीएसए में अंदर कर लिया एमएलए साहब को, आम आदमी पार्टी के इतने सारे लोग उनके समर्थन में, पूरी जमात जो है समर्थन में निकल कर आई। कुछ और लोग भी आए हैं, उनका भी कुछ कहना है। पीएसए हटा दो, नहीं तो नेपाल जैसे हाल हो जाएंगे। मगर एक एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी एलजी साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरतबल में जिन लोगों के खिलाफ अपनी कार्रवाई की है उसको रोक लीजिए, उनको एफआईआर विड्रॉ कर लीजिए और जल्द से जल्द जो एमएलए जोड़ा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने गलत कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है तो पीएसए तो नहीं है, जेल तो नहीं है, तो उस मामले को सुलझाइए। क्योंकि आपने देखा जब आप लोगों को बंद करना चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व करना चाहते हैं। आपने देखा श्रीलंका, आपने देखा बांग्लादेश, अब आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है। तो अगर आप इसी तरह लोगों के जज्बात को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन और जरा हाथ से निकलती जाएगी। जैसे डोडा में इस वक्त हालात बने हुए हैं, वहां आपको सेक्शन 163 शायद लगाना पड़ा, तो करना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नर साहब को शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड एंड टेक दिस थिंग कि यहाँ भी जो लोगों को डिटेन किए हैं या एफआईआर की है वो विड्रॉ करके जल्द से जल्द जो है जो वहाँ डोडा के जो एमएलए हैं उनको रिलीज करें और इस माहौल को ठीक करने की कोशिश करें। कुछ वक्त पहले बात जैसा नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, अफगानिस्तान में, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। उनको गजब। सरकार किसकी है? उमर अब्दुल्ला की। पुलिस किसकी? उमर अब्दुल्ला की। अब उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहना सुने। पहले तो गिरफ्तार किया गलत, और जो कानून इस्तेमाल किया उनको गलत, उनको इस्तेमाल करने के लिए वो तो सरासर गलत। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून लोगों के चुने हुए नुमाइंदे के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करना, ये जम्मू कश्मीर की जमहूरियत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह साबित होगा। अभी साल भी नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया और जमहूरियत पे अपना एतबार जो है वो जताया। ऐसे कदम उठाने से मुझे डर इस बात का है कि अगली बार जब हम लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, नहीं आएंगे। अगली बार इलेक्शन में नहीं आएंगे, ये से गलत लगा लिया। ईमान बोलता भाई साहब, सीएम बना दिया आपने तो क्या हो गया। पहले ईमान वाले की बात होगी, है ना। आपके सीएम वीएम से कुछ नहीं होता, बराबर है। और कोई जेल में नहीं भेजा है, सिर्फ हाउस अरेस्ट है। चलिए, कोई और सज्जन भी है, सब एक साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। ये जो वोट चोर गद्दी चोर की बात है ना, ये अब फैल रही है, आग जैसे फैल रही है, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। पूरे देश में चलेगा सर भैया ये। भैया आप देखना, अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, फिर देखना क्या होगा। वोट चोर गद्दी चोर पूरे देश में चल रहा है, और थोड़ा टाइम दो, फिर देखना क्या होता है। तैयारी पूरी है, मतलब तैयारी किसके दम पर है। एक तो जो अभी आपने भाईजान देखे, एक और बता देता हूँ किसके दम पर तैयारी है। आज एक बड़ा फैसला आया, जरा उसको भी सुन लें। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आधार बना पहचान, खत्म होगा घमासान, और एसआईआर पर जंग जारी, देश में लागू करने की तैयारी। कोर्ट ने आज जो है फाइनली डिसीजन दे दिया, और डिसीजन ये दिया कि नहीं, आधार कार्ड को आपको मानना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड अगर देश में नागरिकता का सबूत नहीं है तो आप नागरिकता डिसाइड करने वाले होते कौन हो। आप तो इलेक्शन करा रहे हो, तो नागरिकता अगर डिसाइड नहीं होगी तो विदेशी से वोट करा दें क्या। मैं हैरान हूँ कि दलील क्यों नहीं दी गई कि वोट भारतीय करेगा या विदेशी करेगा। तो अपने आप जज साहब बोलते कि भारतीय करेगा, तो भारतीय की पहचान कैसे करें, भारतीय कौन है। क्या आधार कार्ड के आधार पर कर ले। उन्होंने कहा आधार कार्ड के आधार पर आपको करना पड़ेगा। अब आधार कार्ड नकली कोई बना कर आ जाएगा तो कैसे आप करोगे, आपको उसको वोट डलवाना पड़ेगा। ये जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हैं आपके देश में, कितने लोग चाहिए सर, मैंने बताया भारत में गड़बड़ करने के लिए 0.5%, 50 लाख 70 लाख लोग। कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत के अंदर हैं? 10 करोड़ के आसपास। ये सारे अभी काम आएंगे सर, इसीलिए इनको बैठाई यहाँ पर, इसीलिए जा रहा है। पंजाब में बुलाकर बैठाया, इसीलिए गया है।
कि पंजाब में भी, पंजाब में जो इनको बैठाया गया है लेबर के तौर पर, वो इसीलिए बैठाया गया, जब जरूरत पड़ेगी तब इनको इस्तेमाल किया जाएगा। और ये वही करेंगे जो अभी नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हुआ, ये वही करेंगे। कुछ तो कह भी रहे थे, इतने सारे लोग तो गलत मुड़ गए, उसी दिन पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो उसी दिन पूरा हिसाब हो जाता, पार्लियामेंट की तरफ मुड़ जाते उसी दिन तो उसी दिन हिसाब हो जाता। अच्छा चलिए, तो आपको क्या लगता है? इतने भी कहानी है। हमने कहा एक किरदार सबसे इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, जरा देखें। आ रही है नेपाल के हालात पर भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने भी एक टिप्पणी की है। बड़ी खबर इस समय हम अपने दर्शकों को बता दें, 5 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान नेपाल में हुए तख्ता फलक का भी जिक्र आया और सीजेआई गवई ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए पड़ोस के नेपाल में क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र को लेकर ये जो सुनवाई इस समय चल रही है, उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा देखो भारत के पड़ोस में क्या हो रहा है, हमें अपने संविधान पर गर्व है। नेपाल में इस समय जो स्थिति है वो बेहद नाजुक बनी हुई है। इतना गुस्सा लोगों का फूटा कि उन्हें ना चुनी हुई सरकार पर भरोसा था और ना ही विपक्ष की पार्टियों पर। और इसीलिए अगर आप सूची देखें तो एक तरह से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री, उनके घर को आके हवाले किया गया। शेर बहादुर देउबा पूर्व प्रधानमंत्री, नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष, वो और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा जो विदेश मंत्री है नेपाल की, उनको उन पर हमला हुआ। वो जो स्कूल चलाती है उनकी पत्नी, उस स्कूल को आग के हवाले किया गया। रामचंद्र पौडेल, राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले किया गया। रमेश लेहक, गृह मंत्री नेपाल, उनके घर को आग के हवाले किया गया। विष्णु प्रसाद पौडेल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको दौड़ा कर छूटा गया नेपाल में। तो ये स्थिति है नेपाल की। जमीनी स्थिति देखिए, भारत को अपने संविधान पर गर्व है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो सभी अपना काम एक प्रजातंत्र में सुचारू रूप से कर रहे हैं और एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं। चलिए साहब, राष्ट्रपति वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है उसमें साहब बातचीत हो रही थी, किसका क्या अधिकार क्षेत्र है, कौन क्या बताएगा। तो राष्ट्रपति के भी ऊपर जाने की उन्होंने कोशिश करी है अभी सुप्रीम कोर्ट में, अभी चल रहा है मैटर। अब सोचिए आप, उस मैटर में टिप्पणी कर दी कि नेपाल में जो हो रहा है ऐसा भारत में भी देख लो, मतलब हमें गर्व है हमारे संविधान पे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर हमारे खिलाफ में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, कहने का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट तक तैयारी है क्या, सवाल ये है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक तैयारी तो नज़र आ रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट तक तैयारी है तो ये बेहद गंभीर मामला है। सोचिएगा, विचार कीजिएगा। और आगे चलने से पहले एक बार याद दिला दें, जो लोग अब तक बैठ के मुफ्त में देख रहे हैं, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट जो मिनिमम 500 रुपये है ना, वो फीस भर दीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा, एड नोट में अपना नंबर और नाम लिखकर भेजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भारत के बारे में वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।